बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, इंतहाई अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 9 मई को मुल्की दिफा पर हमले किए गए। बानी PTI का ख़ानदान 9 मई वाक़यात में मुलव्विस था। बानी PTI की तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। कौम को कहा जा रहा था कि इनकलाब बर्पा होने जा रहा है, फौरी अपनी अपनी लोकेशंस पर पहुंचे। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इसी ज़िम्न में आज के सवालात भी हम करेंगे अपने मेहमानों से। मुल्क को आगे ले जाना है तो फिर शरपसंद अनासिर पर पाबंदी ही लगाना होगी, ये कहना है वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब का। इसी ज़िम्न में तलाल चौधरी अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे ज़रूरी इकदाम यह है कि PTI पर पाबंदी लगाकर शरपसंद अनासिर को कंट्रोल किया जाए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, ये तो हम अपने मेहमानों से जानेंगे। हुकूमत के हवाले से जब हम बात करते हैं कि वफाकी हुकूमत क्या इकदामात करने जा रही है, बिलखुसूस PTI के हवाले से अगर कुछ दिन कबल की बात की जाए तो मखसूस नशिस्तों का मामला सरगर्म था और उस हवाले से भी बहुत चहमे गोइयाँ की जा रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का भी फैसला किया है। ये जो रिव्यू पिटीशन दायर करने का फैसला किया गया है, ये कैसा इकदाम है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है और क्या आने वाले वक्त में हुकूमत को इस फैसले पर क्या कोई कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है, इस हवाले से भी जानेंगे। और IMF की डील को सबूताश करने की कोशिश की गई, साइफर का खेल रचाया गया, उसके बाद शरपसंद अनासिर एक्टिव हुए और 9 मई का वाक़या सामने आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद क्या क्या कह रहे थे, ये भी हम आपको बताएंगे। फिल वक्त हम हुकूमती फ़ैसले के हवाले से डिस्कस करना चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जो फ़ैसला किया है, हमारे मेहमान इस फैसले को कैसे देखते हैं। क्योंकि अगर थोड़े अरसे कबल की हम बात करें, इलेक्शंस के बाद हमने ये बहुत दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में भी डिस्कस किया, हमारे एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी यही सामने आया कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, ग्रेटर डायलॉग की बातें की गई। अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर तमाम सियासी जमातें आती हैं तो ही मुल्क की मसाइल का हल निकल सकता है। अगर हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, जो कि मौशी इस्तेहकाम लाने के लिए लाजिमुल मलजूम है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। मुल्क में मौशी बहाली होगी, मौशी तरक्की होगी, तभी ये मुल्क आगे चल सकेगा। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ये फैसला पाबंदी लगाने के हवाले से, इस पर हमारी इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पाबंदी से मुतालिक हुकूमती फ़ैसले की मुखालिफत कर दी है। हुकूमती फ़ैसले को सपोर्ट नहीं करते। सीनियर रहनुमाओं ने अपनी क़यादत को खुलकर हुकूमती फ़ैसले की मुखालिफत करने की तजवीज़ भी दे दी है। अब क्या होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी तो है लेकिन इस फैसले में हुकूमत का साथ नहीं दे रही, तो फिर आने वाला वक्त हुकूमत के लिए कितना टफ़ हो सकता है या बिलखुसूस नून लीग के लिए कितना टफ़ हो सकता है, इसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बचकाना गैर दानिशमंदाना फैसला, ANP ने भी PTI पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। पाबंदी वाहिद हल नहीं है, इसके अलावा क्या सोल्यूशन हो सकता था या फिर पाबंदी लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट का पैनल मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। सज्जाद तरीन साहब हैं, फ़रूक भट्टी साहब हैं, आप दोनों को खुशामदीद कहना चाहेंगे। लॉ एक्सपर्ट अतीक रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। ओवरऑल इस फैसले को डिस्कस करते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला कैसे देखते हैं सर? देखें उमर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसका तालिब इल्म हूँ। ज़ियाउल हक के ज़माने में ज़ियाउल हक ने जब अपने, उसका बहुत जबर था, तो जबर के साथ साथ उसने कि लोगों की तवज्जो हटाई जाए, खेल तमाशे को प्रमोट किया। और यहाँ एक कुश्ती हुई थी पाकिस्तान में, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, एक बहुत चुस्त पहलवान था, रेसलर था, अनोखी उसका नाम था, और उसके मुकाबले में झारा पहलवान था। उस कुश्ती के जो नताइज आए और जितनी जल्दी वो नताइज आ गए, उसके बाद पाकिस्तान में एक नई इस्तिलाह आम हुई और उसे कहते थे नूरा कुश्ती। जी जी बिल्कुल। ये सारा नूरा कुश्ती का काम है, आवाम के मसाइल को दबाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि ये कोर कमांडर हाउस पर हमला जब हुआ तो उसके बाद PDM की हुकूमत आ गई थी ना इक़्तिदार में। सही। अच्छा, जब ये असम्बलियाँ गईं और वो इमरान खान वाली और वो जो सूरी साहब थे स्पीकर, उन्होंने जो कुछ कहा और जो उसके खिलाफ अदालत का फ़ैसला आया, ये इतना सा इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की?
ये एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि मैं कैदी नंबर 804 की सियासत का कभी हामी नहीं रहा, ना मैं उनकी सियासत का कभी वो, लेकिन पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। भुट्टो साहब के सबसे पहले पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगी और रावलपिंडी साजिश केस में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, जिसके बदले बाद में सज्जाद ज़हीर साहब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल थे, वो मुल्क छोड़ के चले गए पड़ोसी मुल्क में। यहाँ मच जेल में उनको बंद रखा गया, जिसमें मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ और बहुत सारे लोग भी गिरफ्तार हुए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद भुट्टो साहब के ज़माने में ये जो नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जिसमें वली खान, गौसफक बजिंजो, अताउल्ला मैंगल, ये सारे लोग थे, इन पर बैन लगा, तो ये नाम तब्दील करके आ गए। फिर 2002 में एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, जब इंतखाबात से पहले जनरल मुशर्रफ ने कुछ जिन पार्टी लीडरशिप के ख़िलाफ़ मुकदमात थे, कहा जी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, को बैन कराने की कोशिश की। तो पीपल्स पार्टी का नाम तब्दील करके पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से आ गई, जिसके सदर मखदूम अमीन फ़हीम को बनाया गया। और पीपल्स पार्टी उन इंतखाबात में सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के आई और उनके लोगों को तोड़कर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया। ये हमारी तारीख़ है, ये पस मंज़र मैंने इसलिए बताया, ठीक है, शार्ट करके, मैंने कहा कोई लंबा ना हो जाए ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि आप पॉलिटिकल पार्टियों पर पाबंदी लगाने से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल बढ़ते हैं, मुल्क की परेशानी, आवाम की परेशानियां बढ़ेंगी। हुकूमती इत्तेहादियों को चाहिए कि वो जिन पार्टी पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं उसका सियासी मैदान में मुकाबला करें। अगर आज आप पाबंदी लगाएंगे तो अवाम उतने ही ज़्यादा रिएक्शन से उनके करीब खड़े हो जाएंगे और वो कोई और नाम तब्दील करके आ जाएंगे, किसी और को बना देंगे, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे पानी का रास्ता नहीं रोका जा सकता, पानी जब स्पीड में आ रहा होता है, आप पुल बांधे, पानी साइड से निकल जाता है। सियासत में पॉलिटिकल पार्टियों का यही कमाल है कि आप एक रास्ता बंद करेंगे वो दूसरे रास्ते से आ जाएगा, आप दूसरी तरफ जाएंगे उस पर आ जाएगा। जनरल मुशर्रफ ने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने पर पाबंदी लगाई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई तो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को बना दिया, मोहतरमा तो शहीद हो गई थी। तो आप एक को रोकेंगे, आपने एक भुट्टो को मारा, फांसी लगाया, बेनज़ीर भुट्टो आ गई, आपने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया, बिलावल भुट्टो आ गया। तो इस तरह चीज़ें, ये नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, चीज़ें आगे, तो इसका ये हल नहीं है। मैं इसके कभी हक में नहीं रहा और मुझे ये यकीन है, एक जुमला कहना चाहता हूँ, मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तान की वो पार्टी हैं जिन्होंने ये सारे क्राइसिस देखे हैं, ANP पाबंदी भुगत चुकी है, पीपल्स पार्टी ने देखा है, और वो पार्टी इसकी कभी हमायत नहीं करेंगी, ना पार्लियामान में और सुप्रीम कोर्ट में भी। हुकूमत जब जाएगी तो उनको कोई मेरे ख्याल हौसला अफजा नताइज नहीं मिलेंगे। फारूक भट्टी साहब, सर आपको क्या लगता है ये कैसा इकदाम है? क्योंकि एक जानिब हम ग्रेटर डायलॉग की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, अफ़ाम तफ़हीम की बात करते हैं, ये एकदम से पाबंदी का सिनेरियो कैसे आ गया? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत की जानिब से रिएक्शन के तौर पे सामने आया? गुफ्तगू से पहले वो है कि लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 9 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम है, शहादत है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में मुहर्रम का जो 2 दिन है ये बड़े अमन से जो है वो गुजर जाएं, और ये जो है वो एक तरह का पैगाम भी है, दरख्वास्त भी है तमाम मकात बेफिक्र वालों से कि वो इस दिन को जो है वो ख़ुसूसी तौर पर जो है वो ज़रूर इसमें जो है वो अपना हिस्सा डालें। तो जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि जी डायलॉग और ग्रेटर डायलॉग की जो बात है, तो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि हमने अपने प्रोग्राम में, सजाद तरीन साहब भी साथ थे, आप और मैं, हम ज़्यादा हम लोगों ने इस बात को जो है वो मीडिया के ऊपर हमने बात की कि भाई इसका एक ही हल है और वो है डायलॉग। देखें, बात यह है कि दुनिया में कभी भी जो है वो ताकत की बुनियाद पर फैसले नहीं होते, वहाँ आपको मुज़ाकरात की टेबल पर जाना पड़ता है, और सियासी जमातें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ कर ही मामलात जो है वो हल करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 99,000 कैदी जो हैं वो गन पॉइंट पर नहीं छुड़वाए थे, वो डायलॉग किया था इंदिरा गांधी के साथ, और बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो वापसी हुई। तो ये जो मौजूदा हालात चल रहे थे इसमें हम ये समझ रहे थे, और जो बार बार हम डायलॉग की बात कर रहे थे, तो उस पर होना तो ये चाहिए था कि जनाब इस पर जो है वो ज़रा ये नरम गोशा इख्तियार करते, ग्रेटर डायलॉग की तरफ जाते। आसिफ अली ज़रदारी ने जो है वो भी कहा था कि जी हम मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए। इसी तरह जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी बजाय जो है वो पाबंदी ऐद की गई। अब सवाल ये पैदा होता है
कि अगर पाबंदी जो है वो सियासी जमातों पर जिस तरह सजाद तरीन ने कहा है कि पहले जो ऐद हुई थी तो उसका क्या हुआ, उसका ये हुआ कि जनाब रावलपिंडी साजिश केस का इन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ जैसे शख्स को कहा गया कि जनाब ये साजिश में शरीक थे और उनको इवन दैन गद्दारी के जो सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तो कब तक हम गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वो तकसीम करते रहेंगे, कब तक हम तनाव की सियासत जो है वो इख्तियार किए रखेंगे, कब तक हम जो है वो सियासी इस्तेहकाम नहीं लाएंगे जिसका खमियाजा जो है वो 25 करोड़ आवाम को रोज़ाना की बुनियाद पर भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से ये सियासी रहनुमा कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आपकी नज़र में ये जस्टिफाइड है? जी बिल्कुल, ये जस्टिफाई इसलिए नहीं है कि ये जो कहते हैं कि इसके अलावा कोई हल नहीं है, ये तो बिल्कुल वही बात हुई। तो फिर तो आर्टिकल 6 की ये बात ये कर रहे हैं, पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। तो जब आप अदारों की बात करते हैं तो वो अपना कौमी सलामती के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक सुप्रीम अदारा है, यानी पार्लियामेंट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा अदारा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जो है वो अता तारड़ साहब खुद भी वकील हैं, क्या वो बताना पसंद फरमाएंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे मुस्लिम लीग नवाज ने चढ़ाई की थी और हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पर और जस्टिस सजाद अली शाह जूते छोड़ के जो है वो भाग गए थे, क्या वो तरीक का हिस्सा नहीं है? क्या उस पर आर्टिकल 6 लगा था? हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आर्टिकल 6 के हवाले से आप बात कर रहे हैं। मैं अतीक साहब से गुफ्तगू करना चाहूंगी। अतीक साहब, अभी ये जो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है, साबिक सदर आरिफ अलवी बानी पीटीआई और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाए जाने की बातें करें, सर जरा इसकी वजाहत कीजिएगा, इसकी कानूनी हैसियत हमें बताइएगा, और साथ ही किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की कानूनी हैसियत क्या है सर, इससे भी आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमा। देखें, जो सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की रवायत है वो पाकिस्तान के अंदर नई नहीं है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट जो बात है वो ये है कि अगर आप माजी में उठाकर देखें तो चाहे वो जनरल अयूब खान हो, चाहे वो जनरल याहिया हो, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हो, ये उनके अदवार में सब कुछ होता रहा है। अभी ये जो बात आ रही है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो आपके सामने मौजूद है उनके एक मिनिस्टर की तरफ से ये बात सामने आई है, तो ये इस वजह से ज़्यादा परेशान कुन है और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी हवाले से मुनासिब नहीं है। जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जिस तरह का आज उन्होंने जिक्र किया है, चाहे वो साइफर केस के हवाले से हो, चाहे वो इनकी जो माजी में जो फॉरेन फंडिंग की केसेस हो या दीगर जो मामलात हो उनके हवाले से बात करें, तो ये एक पूरा चेन प्रोसेस जो है वो इस पार्टी के साथ चलता आ रहा है। लेकिन इसका ये हल कतई तौर पर नहीं है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो उस पर बैन लगाने की बात करें। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली फैसला आया है, जिस वक्त में ये बात हो रही है, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई अहम फैसला दिया है और वहां पर डिस्कशन में क्या बात आई है, डिस्कशन में ये बात आई है कि ये विल ऑफ द पीपल है, इन्होंने आम लोगों के वोट हासिल किए हैं, इनको डिसाइड करने दें कि ये किधर जाएंगे, क्योंकि ये अवाम की ताकत से, अवाम के वोट से आए हैं। अगर इनको बैन करते हैं तो इट मीन्स कि आप एक बहुत बड़ी तादाद में जिस पॉलिटिकल पार्टी को अवाम ने वोट दिए आप उसको बैन करने जा रहे हैं। अवाम के वोट का जो है ये मामला है और उस पर आप कदम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये बात करते चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम एक और नई लीगल बैटल में जाते मुझे नजर आ रहे हैं। इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 212 है, 213, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17(2) जो है वो इसको जो है वो रेगुलेट करता है। तो इट मीन्स के ये जाहिर अगर ये इसको बैन भी करते हैं तो विद इन 15 डेज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस भेजना है, फिर सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली इसका डिसीजन करेगी। तो ये फिर से बाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती नजर आ रही है। बाकी जहां तक आपने बात की आर्टिकल 6 की, देखिए ये छोटी सी बात नहीं है। आप कैसे एक साबिक सदर के ऊपर, एक स्पीकर के ऊपर और जो एक पॉलिटिकल लीडर है उसके ऊपर आप ऐसे ही आके जो है वो मीडिया के सामने एक इल्जाम लगा रहे हैं कि इसने मुल्क के साथ गद्दारी की है और आप उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दें। कल बात आप ये देखें कि जो 3 बार का वज़ीर आज़म था उसको भी जो है वो अपना हाथ छोड़ना पड़ा और उसके खिलाफ भी मुकदमात बने। अगर एक मरतबा भी आर्टिकल 6 की उसके ऊपर बारी आती है, उसके ऊपर अगर लगाया जाता, खुदा ना खाता इतनी एक्सट्रीम बात जाती, तो आप देखेंगे हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो क्या होता। डेमोक्रेसी हमेशा जो है वो डायलॉग की बात करती है। आपको मिसाल के जमहूरियत याद होगा, आपको अदरवाइज अभी भी देखें हम बात करते हैं कि किसी भी मसले का हल जो है वो आपकी डायलॉग, आप टेबल टॉक करें, आप टेबल पर बैठें, आप मामलात को देखें, कहीं जो खराबियां हैं उनको दूर करें। हमारी अवाम का मसला ना आर्टिकल 6 है, हमारी अवाम का मसला ना किसी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन सर आप जिस तरह से बात करें अतीक साहब, आर्टिकल 6 लगाने का फैसला क्या हुकूमती नुमाइंदगान अकेले ले सकते हैं या इसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी भी जरूरी है?
देखिए डेफिनेटली उन्होंने जिक्र किया कि कैबिनेट में जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसको पार्लियामेंट के सामने रखेंगे और अल्टीमेटली पहले इस पे डिस्कशन होगी कि ये क्या इसमें कोई है भी, इसमें बिल या इसके अंदर कुछ मवाद ऐसा है भी या नहीं है। फिर ऐसा इंडिविजुअली कोई भी नहीं ले सकता, ना ये इंडिविजुअली पॉसिबल है। हाँ ये है कि ये कैसे कि आवाम को बताने के लिए, मैसेज किसी को पहुंचाने के लिए, किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए ये यूज हो रहा है। अगर आप इसकी तरफ जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, इसको जो है वो पार्लियामेंट ही इसको इंडोर्स करेगी। ठीक हो गया अतीक साहब, डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे नाजरीन, और हुकूमती फैसले पर ही मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, इसके मौशी और सियासी असरात जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमती फैसले के हवाले से, PTI को बैन करने की बातें हो रही हैं, और साथ ही साथ साबिक सदर आरिफ अलवी बानी PTI और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाने की बातें हो रही हैं। इसको हम मज़ीद डिस्कस करना चाहेंगे। सजातरीन साहब, ये आर्टिकल 6 की बातें अक्सर सुनने में आती हैं। अवाम इस वक्त ये सवाल नहीं करना चाह रही कि आर्टिकल 6 क्या है, ये किस पर लग सकता है, किस पर नहीं लग सकता, या फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अवाम तो बेचारी 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। सर, इस वक्त आर्टिकल 6 जैसे केस चलाना ज़्यादा ज़रूरी है, या अवाम की फलाह बहबूद के लिए मौशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम मुल्क में लाना ज़्यादा बेहतर है? उम्मा, आर्टिकल 6 जो है ना, ये आइन में रखा गया था, ठीक है, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है वो आप पढ़ लें, और ये इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा है इस पे तो नहीं फिर अतात आडल साहब ने कहा कि इनके भी आर्टिकल 6 इन पे भी लगाएंगे। बात यह है कि अगर आप आर्टिकल 6 लगाना शुरू करेंगे तो ये बात फिर यहाँ नहीं रुकेगी। ये जिन लोगों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिन पर अदालत बनी, सेठ वकार एक जज थे जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के बारे में ये कहा था कि अगर ये वहाँ फौत भी हो जाएं तो इनकी लाश को 3 दिन के लिए डी चौक पर लटका दिया जाए, ठीक है। वो अदालत कहाँ गई, वो फैसले कहाँ गए? तो आर्टिकल 6 ये कह देना आसान है, उस पर अमल दरामद कराना मुश्किल है। और आज मैं बता दूं आपको, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों पर आप आर्टिकल 6 लगाएंगे तो आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, फिर आप दरवाज़ा खोल रहे हैं। और फिर ये मत भूलें कि फिर जो है आपके चिराग जलते रहेंगे, हवा तो फिर हर तरफ आएगी ना, फिर ये आपकी तरफ भी आएगा। तो आर्टिकल 6 की तरफ जाने से बेहतर नहीं है कि आप बैठ के बात करें। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है, हमने भुट्टो साहब का हवाला दिया, बेगम भुट्टो का हवाला दिया, बेनज़ीर साहब का हवाला दिया। वो सियासत करना चाहते थे, मुल्क को आगे लेके जाना चाहते थे। ये जो कैदी नंबर 804 है, ये एक जिद्दी आदमी है, ये मुज़ाकरात में बैठना नहीं चाहता। अभी यहाँ हवाला ये दिया गया ना कि जी इंडिया से भुट्टो साहब ने मुज़ाकरात किए, तो वो इंदिरा गांधी मुज़ाकरात करना चाहती थी ना, बैठ के मामला हल करना। ये इमरान खान साहब जो है ये मसाइल हल नहीं करना चाहते, ये बैठना नहीं चाहते। ये कहते हैं जो मैं कहूँ वो ठीक है। तो फिर जब इस तरह कहेंगे तो दूसरी तरफ से ऐसा तो नहीं है ना कि इनके लिए लाइन में लोग हाथ बांध के खड़े होंगे कि जी आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक है। लेकिन आप उस फैसले की भी हिमायत नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं कि किसी हद तक वो भी दुरुस्त है कि और क्या करें फिर, अगर वो कन्विंस ही नहीं हो रहे मुज़ाकरात के लिए। देखें, अब वो नहीं हो रहा है, बात भी नहीं मान रहे, और देखें हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है ना। अब मुल्क के रास्ते में जो बंदा रुकावटें पैदा करेगा तो उसको क्या फूल पेश करेंगे? आप अमेरिका में क्या करा रहे हैं, करारदादें करा रहे हैं, आप IMF के साथ क्या कर रहे हैं, आप वहाँ क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? फिर सर पीपल्स पार्टी क्यों मुखालफत कर रही है? देखें, पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बहुत पाकिस्तान में, बल्कि ये जनूबी एशिया में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली पार्टी है, जिसने बहुत ज़्यादा मार खाई है, वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि जो भी मामलात हैं वो पॉलिटिशियन बैठकर अपना पार्लियामेंट में हल करें, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में बात करें कि कौन कानून तब्दील करना है, कोई आइन तब्दील करना है, तो पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट के पास ये पूरा अख्तियार है कि पूरा का पूरा आइन बदल दे। लेकिन पार्लियामेंट में आके आप बैठेंगे तो बात करेंगे ना। अब आप सड़कों पे निकलें और आप पाबंदियां लगाने, एक तरफ आप कहें जी मैं सड़कों पे आ रहा हूं, मुल्क के मफादात के खिलाफ काम करें, दूसरी तरफ से आप पर पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएं, तो इससे क्या मसाइल हल हो जाएंगे? मसाइल और बढ़ेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी हो गई, ANP हो गई, अख्तर जान मैंगल हो गए, और हमारे दोस्त हैं बजिंजो साहब की पार्टी है, मालिक, डॉक्टर मालिक वगैरह हैं, इवन MQM भी है, कोई हमायत नहीं करेगी, कोई पाबंदी की हमायत नहीं करेगी, क्योंकि ये सारी पार्टियां जो है ये भुगत के आई हैं सारी चीजें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। इसे कंटिन्यू करें फरूक भट्टी साहब। अब सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए ये बात ज़रूरी है, तलाल चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं। अभी कुछ देर कबल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुझे बड़ी हैरानी हुई, उन्होंने कहा इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है कि हम PTI को बैन कर दें। सर, सियासी इस्तेहकाम के लिए आपको लगता है किसी हद तक बैन करना या फिर इस तरह के एक्शन लेना या सिर्फ धमकाना और डराना,
ये काफ़ी साबित होगा या फिर इससे अगला स्टेप सोचना पड़ेगा? देखें, बात ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की मैं बात कर रहा हूँ कि वो आ गए हैं बंद गली में। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसमें सीधा सीधा जो है वो सुल्तान सिकंदर को जो है वो ज़िम्मेदार करार दिया गया है और इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से बड़े क्वेश्चंस उठाए गए हैं। और जो रिव्यू के हवाले से इनको कोई शौक़ है कि रिव्यू में हमें को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, तो मैं चूँकि ख़ुद कोर्ट रिपोर्टिंग जो है वो करता रहा हूँ और करता हूँ, अब भी देखता हूँ, तो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए हमने जो देखा है कि रिव्यू में कोई इतना बड़ा रिलीफ का या चांस गवर्नमेंट के पास नहीं है। अच्छा। और ऊपर से जो है ये जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने की है वो हैं जनाब इज़्ज़त माब अता तारड़ साहब। अब अता तारड़ साहब जब बार बार आर्टिकल 6 की बात कर रहे थे तो फिर तो मामला जाएगा और फिर बहुत दूर तक जाएगा। फिर तो जनाब जस्टिस सजाद अली शाह के ऊपर जो चढ़ दौड़े थे उस पे अगर सुप्रीम कोर्ट वो तो इस वक्त ये जेस्चर दे रहे हैं कि हमारे तहम्मुल और बुर्दबारी को जो है वो कमजोरी समझा गया है, इसलिए हम ये एक्शन ले रहे हैं। देखें, बात ये है कि बुर्दबारी और तहम्मुल की बात तो वो तब करें ना कि जब वो पार्लियामेंट का हिस्सा ना हो। जब ये ऐसे वक्त में कर रहे हैं कि जब इनके खिलाफ फैसला आया है, यानी आप टाइमिंग नोट करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अचानक ये इन्होंने कहा जी कि हम सर इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि कहीं ये उस फैसले का रिएक्शन बिल्कुल उस फैसले का जो है वो रद्द अमल है और ये बुखलाट है। और हुकूमत को चाहिए कि वो खुद सोचें और नवाज शरीफ को भी मशावरत में या लूप में ले लें, मियाँ साहब से पूछ लें कि मियाँ साहब आपसे पहले इसके साथ जो कुछ आप भुगत चुके हैं, खुद PMLN भुगत चुकी है, तो क्या सियासी जमातें पाबंदी लगाने से कभी मामला जो है अच्छा चलें सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आ जाते हैं। जी 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 मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरा ख्याल ये है कि ना तो पाबंदी लगेगी ना किसी पे शायद आर्टिकल 6 लगेगा। ये PTI को थोड़ा सा खौफजदा किया जा रहा है कि टेबल पे आओ मुज़ाकरात करो वरना हम इस तरफ ही जा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है क्योंकि पाबंदी लगाना बहुत काफ़ी मुश्किल काम होगा हुकूमत के रिवायती बयानात का एक हिस्सा हो। फरूक भट्टी साहब, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर हम डिस्कस करें उसका क्या इतना इम्पैक्ट है कि हुकूमत को इस तरह का रिएक्शन दिखाना पड़ गया? देखें, उसमें अगर आप फैसले की उसके रूह के मुताबिक देखें ना तो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने बुनियादी तौर पर जो है वो तशरीह खुद ही कर ली कि जी हमने तो ये कहा ही नहीं है कि जो कुछ वो कर रहे थे। तो एक तरह से जो ये PTI के हवाले से, दूसरा उन्होंने कहा कि PTI सियासी जमात है, सियासी जमात रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल 6 पर के हवाले से और ये जो पाबंदी लगाने का फैसला किया है, ये सुप्रीम कोर्ट की उस फैसले की अगेंस्ट जो है ये बात कर रहे हैं। मेरी बात से रिएक्शन है, लेकिन PTI तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो रही है। देखिए, नहीं स्ट्रांग क्या, ये तो उसको रोज ग्लूकोज लगा रहे हैं PTI को, उसको तो जरूरत ही नहीं है नून लीग के होते हुए। यानी नून लीग ना सिर्फ PTI को इंजेक्शन लगा रही है बल्कि अता तारड़ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरे का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ये कह रहे हैं कि PTI सियासी जमात है, सियासी जमात रहेगी। और उसके बाद अता तारड़ साहब कह रहे हैं जी हम इस पर जो है वो पाबंदी लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी जो है वो हुकूमत वक्त अगर कर रही है तो उसके ऊपर इनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत के नोटिस भी आ सकते हैं इनको। ये बात भी ज़हन में रखें, ये कोई इतना आसान नहीं है। इससे पहले ये फैसला कर लेते तो और बात थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि PTI सियासी जमात है, सियासी जमात रहेगी, ये बड़ा टेक्निकल ठीक है सर। दो अहम पॉइंट आप रेस कर रहे हैं, मैं अतीक रसूल साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। अतीक साहब, अभी आर्टिकल 6 के हवाले से जब गुफ्तगू कर रहे थे सजाद तरीन साहब, तो उन्होंने कहा कि ये मजीद दरवाजे खुलते चले जाएंगे, ये सिर्फ बात यहीं तक महदूद नहीं रहेगी। तो क्या इस लपेट में बाकी भी आ सकते हैं अगर ये केस चलाया जाता है? पहली बात सर। दूसरी ये कि जिस तरह से हम रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि इसमें फैसले में कोई रद्दोबदल हो सकती है, कोई इम्कानात हैं, या फिर ये फैसला सस्टेन करेगा? देखिए, पहले आर्टिकल 6 के हवाले से बात कर लें। एक तो ये है कि इसका जो, जैसे आप बात कर रही थी, इसका प्रोसीजर बड़ा लेंथी और बड़ा टेक्निकल है और इतना आसान नहीं है। इसके लिए इंतहाई स्ट्रॉन्ग जो है वो एविडेंस आपको चाहिए। जब इसकी FIR लॉन्च होगी, FIR के बाद इस पर प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो इनके ऊपर अल्टीमेटली कोर्ट में फर्दर जुर्म लगेगा, फिर एविडेंस कलेक्ट होगी, एविडेंस के बाद सारी चीज़ें ये भी कोर्ट ने अल्टीमेटली डिसाइड करना है कि क्या ये इसी तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता, लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, ये बाउंस बैक भी कर सकता है। इसके लिए आपको एविडेंस भी
उस किस्म का चाहिए। आप जितना बड़ा किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं उतना बड़ा एविडेंस भी आपको उसके खिलाफ चाहिए। सर तो ये स्टेप इतना मुकम्मल हो आसान सकता है विदाउट टेकिंग 2/3 मेजॉरिटी? नहीं, ये आप आर्टिकल 6 की बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आर्टिकल 6 का तो उसमें तो थर्ड मेजॉरिटी का जिक्र नहीं है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये तो एक एफआईआर, एक प्रोसेस, जिस तरह एक केस जो है वो लॉन्च होता है उसके उसी तरह से इसका भी प्रोसीजर और अल्टीमेटली इसका ट्रायल जो है वो कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो स्पेशल, इसके लिए जो है वो कोर्ट कायम की जाए, उसमें इसका ट्रायल होता है और अल्टीमेटली वो कोर्ट भी डिसाइड करती है कि क्या इतना एविडेंस किसी शख्स के खिलाफ मौजूद है या नहीं है कि उसको जो है वो उसके बिल्कुल। एक बात तो ये होगी कि ये आर्टिकल 6 का प्रोसेस है। जहाँ तक बात आपकी रिव्यू की है, तो एक चीज़ ये समझ लीजिए, इसमें आपके पास इंतहाई लिमिटेड स्कोप होता है। आपने कोई कानूनी, इंतहाई अहम कानूनी सुकम जो है वो कोर्ट के सामने दिखाना होता है। तो आप देखें कि जितना बड़ा ये ट्रायल हुआ है, 13 जजेस ने इस पर जिस तरह से कोर्ट के अंदर ट्रायल कंडक्ट किया, फिर आपको ये भी इल्म है कि इसके जब ये फैसला रिजर्व हुआ तो उसके बाद जजेस की मीटिंग हुई और उसके बाद जो है वो ये फैसला सामने आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बड़ी जो है कोई तब्दीली मुमकिन हो सके या ऐसा कोई बड़ा हुक्म जो है वो सामने आ सके। हाँ, एक बात जो ये की जा रही है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, 2 पॉलिटिकल पार्टीज को एक जो है वो समझा गया है, इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो है वो वाज़िया कर दिया गया कि 3 दिन तक जो है वो इलेक्शन एक्ट के तहत 3 दिन आज़ाद जो अरकान उनके पास होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसमें 15 डेज का टाइम दे दिया गया है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है अतीक साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि एविडेंसेस प्रूव करेंगे कि क्या आर्टिकल 6 का केस हो सकता है या नहीं हो सकता। सर यहाँ ये सवाल भी अहम है कि एविडेंसेस कौन प्रोवाइड करेगा, हुकूमत या नैब? सर इस पर ज़रूर आपसे बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ने का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हुकूमती फ़ैसले को डिस्कस कर रहे हैं। हुकूमत ने PTI को बैन करने का जो फ़ैसला किया है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके मौशी असरात क्या होंगे, सियासी असरात के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। अतीक रसूल साहब, सर आपसे जो गुफ्तगू हो रही थी मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगी। एक सवाल मैंने छोड़ा था ब्रेक पे जाने से पहले। आपने कहा था ये एविडेंसेस प्रूफ करेंगे कि क्या आर्टिकल 6 किसी पर आयद हो सकता है या नहीं, इन 3 पर्सनैलिटीज़ के हवाले से जो बात हो रही है हुकूमत की जानिब से। सर एविडेंसेस कौन प्रोवाइड करेगा, हुकूमत करेगी या फिर नैब? देखिए, इसका तरीकाकार ये है कि प्रोसिक्यूशन जो केस इनके खिलाफ फाइल करेगी उसमें कोई हुकूमत जो है जब बात करेगी इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी तो प्रोसिक्यूशन उसको कहते हैं, उसको जो है अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो प्रूव करना है कोर्ट के अंदर, और उसने कोर्ट में अपने ऐसे एविडेंस देने हैं, इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने हैं कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 जो है वो लगता है। इसी तरह जो डिफेंस है उसके पास अपना राइट मौजूद है, वो अपना एविडेंस और अपने जो भी विटनेसेस हैं वो पेश कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर वहाँ पर वर्ड जो है वो प्रोसिक्यूशन का यूज़ हुआ है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ही इनके खिलाफ अगर इनिशिएट करने जा रही है तो ये उसी की जिम्मेदारी है, वो विटनेस पेश करेगी, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करेगी, और वो एविडेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि कोर्ट उसको जो है वो एडमिट करे, एक्सेप्ट करे और उनके ऊपर जो है वो उसको सजा दे। और अगर इतने नहीं होते तो डेफिनेटली ये केस जो है उनके खिलाफ डिसमिस हो जाएगा और फिर उसके खिलाफ भी इसको जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। इस तरह से ये मामला चलेगा। ठीक है, अतीक साहब कंटिन्यू करें डिस्कशन को। सजाद तरीन साहब, सर जिस तरह से मैंने स्टार्ट में भी बात की कि मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है तो हमें सियासी इस्तेहकाम का सोचना होगा ताकि मौशी इस्तेहकाम आ सके, लेकिन यहाँ मुल्क को आगे ले जाने की तो बातें नहीं हो रही, पिछले रोनों को रोया जा रहा है। और फिर वाक़ियतन अगर 9 मई को हम डिस्कस करें तो फिर शायद लगता है कि यही वक्त के अहम फैसले हैं, इन्हीं को मिनवन तस्लीम करना ज़रूरी है। इनके बाद देखते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा रूनुमा ना हो सके। अच्छा, एक जो अभी इस सवाल से पहले जो आप बात कर रही थी ना आर्टिकल 6 का, हुकूमत आर्टिकल 6 का जो प्लान कर रही है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ना कासम सूरी की रूलिंग के खिलाफ, जी जी जी, और जिस पर उन्होंने असम्बली जो है वो बतरफ भी कर दी थी और सदर साहब ने अनाउंस भी कर दिया था, ये उसको बुनियाद बनाकर आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं। अच्छा। उस फैसले को बुनियाद बनाकर अब पता नहीं उस फैसले की बुनियाद पे आर्टिकल 6 हो सकता है, नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी, मेरे लिए जो बात बड़ी लम्हा फिक्री है, मैं सारी सर एक सेकंड रुकिएगा, अतीक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अतीक साहब फरमाइएगा। प्रेसिडेंट और स्पीकर और इस तरह के लोगों की एग्जाम्पशन है, वो सजाद साहब ठीक बात कर रहे हैं कि क्या उस तरह लगती नहीं, क्योंकि एट दैट टाइम ही वाज स्पीकर और इसी तरह जो आरिफ अलवी हैं वो प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक हो गया, इनको जो इसको इस्तिस्ना भी है ना उसको। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैंने सारी ज़िंदगी अपनी रिपोर्टिंग में ही गुजार दी है
अच्छा, मेरे लिए जो ताड़ल साहब हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर अहम उस वक्त हो गई जब इनके साथ ये पाबंदी लगाने के लिए जा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर दाखिला को करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मामला सारे के सारे वजारत दाखिला ने हैंडल करने और आगे चल के वजारत दाखिला ने इसको फेस करना है। वजीर दाखिला तो इनके साथ नहीं थे, ना सेक्रेटरी दाखिला इनके साथ थे। तो ये इतने जज्बाती अंदाज में बातें जो कर रहे थे, उन बातों की वजह से मुझे लगता है कि हुकूमत ने सिर्फ कोई थोड़ा सा डराया धमकाने की वो कर रही हैं, क्योंकि वजीर दाखिला नहीं है, सारा काम वजीर दाखिला का ये करना। एक बात। दूसरी बात, जो आपने ये बात कही कि अब मुआशी सूरत हाल और 9 मई के वाक़यात, देखिए 9 मई के वाक़यात को आज तो नहीं हुए ना, ये जब से 9 मई के वाक़यात हुए हैं, इनको पकड़कर अदालत में पेश करना और इन पे मुकदमा चलाना, ये मेरा और आपका काम तो नहीं था ना, ये हुकूमत का काम था ना। पकड़े भी गए, अभी सनम जावेद मेरे ख्याल कल फिर पकड़ी गई है दोबारा। तो लोग पकड़े जा रहे हैं ना इस तरह। ये नहीं है जिस पर मुकदमात हैं उसको पकड़ा जाए, अदालत में पेश किया जाए, अदालत में उस पर अगर कुछ साबित होता है तो सज़ा दे दी जाए। देखिए, मैं हमेशा में इस बात का हामी रहा हूँ कि किसी भी आदमी पर आप कोई जुर्म ऐड करते हैं या आप समझते हैं इसने कोई जुर्म किया है, आप उसको पकड़ें, पकड़ के कोर्ट में पेश करें, कोर्ट के सामने सबूत रखें, कोर्ट उसको सज़ा दे दे, कोर्ट उसको नाइल कर दे। यहाँ तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को भी नाइल कर दिया गया जिनको कहा सूरत फातिहा आती है, उसने कहा नहीं आती, उसका नाइल हो गए। अब देखें, बात यह है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाए हैं या पहले जो आते रहे हैं, इन पर भी तो हमें गौर करना चाहिए ना कि इन 40 साल बाद आपने कहा भुट्टो मासूम है, वो 40 साल में इस समाज को जो नुकसान पहुंचा उसका कौन जिम्मेदार है? और फिर सिर्फ भुट्टो मासूम नहीं, जिन लोगों ने वो काम किया है उन पर आर्टिकल 6 मैंने लगाना है, आपने लगाना है, और बाकी लोगों पर ये आर्टिकल 6 का आप दरवाजा खोलें एक दफा, तो फिर ये सब लोग लाइन में खड़े होंगे। ये जो आपको इधर नजर आ रहे हैं ना, इन पर सब पर होगा। यानी तो सर वो जो कह रहे हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है या फिर मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लाने की बेस यही है, तो इससे मजीद इंतशार डेवलप हो सकता है, इस्तेहकाम नहीं मुझे तो ये खतरा लगता है कि ये आर्टिकल 6 लगाने के चक्कर में और इतनी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि ये पूरे का पूरा सिस्टम ही लपेट दिया जाए। फिर ये सारे के सारे जमहूरियत के नारे लगाते फिर रहे होंगे, जी बहाली जमहूरियत, बहाली जमहूरियत, फिर इनको कई साल तक ना जमहूरियत मिले, ना आइन मिले, ना कुछ मिले। तो ये ऐसा कोई काम ना करें। ये बैठ कर देखें, हुकूमत जो होती है हमेशा उसको बड़ा दिल करना पड़ता है। अगर अब वो तो अपोजिशन में है ना, उन्होंने तो हुकूमत को गुस्सा भी दिलाना है, हुकूमत पे अटैक भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए और बैठकर कोशिश ये करनी चाहिए कि उनसे बातचीत हो। सर, बड़ी प्यारी सजेशन आपकी जानिब से आई है कि हुकूमत को दिल बड़ा करके बातचीत के रास्ते को हमवार करना चाहिए। फरूक भट्टी साहब, आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में इन आयाम का जिक्र किया था कि दुआ यही है कि इनकी वसातत से मुल्क में अमन व अमान भी आए, और जिस तरह से हम बात हमेशा ये करते आ रहे हैं कि ये जो वाक़या करबला हमें पैगाम देता है, इसमें इक़्तिदार हार गया, किरदार जीत गया। सर, क्या आज के सियासतदान किरदार की जंग लड़ सकते हैं इक़्तिदार को साइड पे करके? देखें, बात यह है कि करबला में भी जो है वो फ़तह और शिकस्त के मेयार तब्दील हुए थे, और वो इंसानी तारीख़ में अगर आप देखें तो फ़तह और शिकस्त के मेयार जो थे वो तब्दील हो गए। यानी आज भी जो है वो पूरी दुनिया हुसैन और हुसैन के चाहने वालों के नाम जो है वो ले रही है, और उस वक़्त की जो फ़ौज, उस वक़्त के जो जर्नैल, उस वक़्त के जितने लोग थे, वो उनका कोई नाम लेवा नहीं है, उनके कोई नामो निशान नहीं है। तो सब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हक़ की हमेशा जीत होती है। तो किरदार की जहाँ तक बात है, तो किरदार की ज़रूरत है कि हम उस किरदार के मुताबिक जो है वो अमल करते हुए जो है वो अमन की बात करें, सुलह की बात करें, हम मोहब्बत और भाईचारे की बात करें। हम डायलॉग क्यों नहीं कर सकते? हम क्या किसी दूसरी मुल्क के साथ आपने डायलॉग करने हैं? हमने जो है वो आपस में क्यों नहीं मिल बैठ सकते? हम पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठ सकते हैं, हम डायलॉग के लिए नहीं बैठ सकते। इतना मुश्किल क्यों हो गया? अभी कोई डायलॉग मुश्किल? तारिर साहब कह रहे हैं जी हमारी नरम दिली को या हमारे तहम्मुल को कमजोरी समझा जा रहा है। आप शिबली फराज साहब कह रहे हैं, मैं अता तारिर साहब के बारे में क्या कहूँ कि अता तारिर साहब जो है वो तोते की तरह आके बोलना शुरू हो गए कि जी ये हो गया, वो हो गया, यूं कर देंगे, पाबंदी लगा देंगे, पकड़ कर बंद कर देंगे, बंद करके उनको जो है वो बैन कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, उनको अंगूठे के नीचे। ऐसे नहीं होता। अक्सर पीटीआई का जो रिएक्शन आया, शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं हुकूमती इक़दामात से कोई इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो खुदा ना खास्ता ये किसी खतरे की इंडिकेशन है? बिल्कुल। इसमें जो है जब आप टकराव की तरफ जाएंगे तो ये नून लीग ज़हन में रखे कि वो तो पहले ही जो है वो बहर बैठे हैं। तो नून लीग है ना हुकूमत के अंदर, तो नून लीग जो है उनको ये
भी सोचना चाहिए कि माजी में भी जो है वो इनके अपने साथ भी जो है वो बहुत सारे मामलात जिनके ख़राब रहे हैं। तो इस वक्त जो बुनियादी बात है वो ये है कि इस वक्त तमाम जमातें जो हैं वो इसकी हिमायत नहीं कर रही और वो कह रही हैं कि जी हम डायलॉग की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से लेकर तमाम सियासी जमातें डायलॉग की बात कर रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस ज़हीन ने मशवरा दे दिया है। और मैंने फिर कहा ना कि मैंने जो आपके प्रोग्राम में ये बात कही कि जनाब ये किस के खिलाफ कर रहे हैं? क्या ये पीटीआई के खिलाफ जो है वो पाबंदी पहले नहीं लगा सकते थे? क्या उस वक्त पाबंदी लगाने में इनको कोई प्रॉब्लम था जब पीडीएम की हुकूमत थी? ये पाबंदी उस वक्त लगा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके खिलाफ फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों वाला, और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा है कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जिम्मेदार है। ये डिक्लेयर किया है, आप फैसले को पढ़ लें। अब सवाल ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पीटीआई सियासी जमात है और रहेगी, और ये कह रहे हैं हम पाबंदी लगा रहे हैं। यानी सुप्रीम को अदारों के दरमियान अदारों के जी ये क्वेश्चन है, ये अदारों के दरमियान ये टकराव की बात करते हैं ना, सालमियत की बात करते हैं, ये दूसरी दफा अदारों के साथ टकराव की बात कर रहे हैं। पहले सजाद अली शाह जब जूते छोड़ के भागा था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, और अब दूसरा हमला जो है वो करने में भी जो है वो वजीर इतलात जो है, क्योंकि इनके ही बुजुर्गवार थे उस वक्त रफीक तारड़ साहब, जिनके हवाले से बलूचिस्तान में ब्रीफ केस वाला मामला बड़ा मशहूर हुआ उससे हम सब आ गए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अतीक साहब, अभी जिस जानिब फरूक भट्टी साहब जिस क्लैश की जानिब इंडिकेशन दे रहे हैं या जिसका जिक्र कर रहे हैं, सर आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पता नहीं क्यों ये भूले जा रहे हैं कि ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। इसका जो प्रोसेस है, जब इसको अडॉप्ट किया जाएगा और अगर इस तरफ वो जाते हैं किसी पार्टी को बैन करके उसको डिसॉल्व करने की तरफ जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में भेजना है, और अल्टीमेटली डिसीजन फिर सुप्रीम कोर्ट का ही होगा कि आया किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो डिसॉल्व किया जाना चाहिए या नहीं। तो ऑलरेडी एक डिसीजन आपके पास मौजूद है, आपके पास फुल कोर्ट का डिसीजन मौजूद है। वो जो बात कर रहे हैं और जो आप करने जा रहे हैं, क्या इसमें जो है वो कंफ्लिक्ट नहीं आएगा? इसमें जो कंट्रास्ट पैदा होगा, तो फिर जाहिर है जिसने डिसीजन ऑलरेडी दे दिया है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी थी और ये पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, तो ये फिर कैसे डिसॉल्व करेंगे? मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या गेन करना चाह रहे थे, सिवाय इस चीज के कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे थे। एक मैसेज जो है वो इन्होंने कन्वे किया है, लेकिन अगर वो इस लीगल बैटल की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली जब आइन जो है वो किसी एक शख्स को किसी पार्टी का हिस्सा बनने का या कोई पार्टी स्टैब्लिश करने का जो राइट देता है, तो इसमें सारी चीजें उसने क्लियर कर रखी हैं कि वो किन बुनियादों पर डिसॉल्व भी की जा सकती है। इसमें भी आइन बड़ा क्लियर है, और अल्टीमेटली जो इसका मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वहां पर फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है अतीक साहब, आपकी बात को आगे लेके चल रहे हैं। सजाद तरीन साहब, अभी जिस तरह से अतीक साहब ये कह रहे थे कि उनकी नज़र में ये प्रेशर बिल्डिंग है और डिसीजन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने लेना है, सर फिर ये बात तो किसी तरह से लॉजिक नहीं क्रिएट कर रही या कोई सेंस ही नहीं बन रही इस बात की कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई कॉन्फ्लिक्ट रेस करें या फिर वहाँ पर टकराव करें। देखिए, एक तो यहाँ ये बात कही गई कि माजी में जितनी पाबंदियाँ लगी हैं वो डिक्टेटरों ने लगाई हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में अवामी नेशनल पार्टी, जो खान अब्दुल वली खान, अताउल्ला मैंगल, खैर बख्श मरी और ये लोग थे, इस दौर में सुप्रीम कोर्ट से पाबंदी लगी थी इन पर। उस वक्त भुट्टो साहब इक़्तिदार में थे, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। पाकिस्तान में माजी में देखें, आदमी माजी के तजर्बात से सीखता है उमा कि माजी में क्या हुआ कि माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब जब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे थे और आसफ़ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ मुकदमात की एक भरमार थी, और सैफुर रहमान जो है वो एहतसाब का चेयरमैन था, ठीक है जी, एहतसाबुर रहमान उनको कहा जाता था। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी थी, और उसका अंजाम क्या हुआ? फिर जनाब मुशर्रफ आ गए, फिर 10 साल तक ना जमहूरियत रही, ना आइन रहा, ना कुछ रहा। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू हुई वो तो धांधली की बुनियाद पे शुरू हुई थी ना। और भुट्टो साहब, और मैं समझता हूँ हफीज़ पीरज़ादा साहब का वो इंटरव्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है जो मैंने ही किया था, उन्होंने कहा था कि हमारी बात तय हो गई थी और हम साइन करने वाले थे, लेकिन रात को जो है 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात
ज़िया-उल हक आ गया और उन्होंने सबको अरेस्ट कर लिया। और वो जो तहरीक धांधली के नाम पर चली थी, उस तहरीक को फिर निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर चलाया गया। और वो निज़ाम मुस्तफ़ा की मंजिल उस दिन आ गई जिस दिन ज़िया-उल हक का इक़्तिदार में आ गया, तो वो निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चलाने वाले आधे से ज़्यादा ज़िया-उल हक के साथ मिल गए जाके। ठीक है, आप मैं ये समझता हूँ कि इंतकामी कार्रवाइयाँ अगर माजी में की गई हैं तो उसके नताइज जमहूरियत पाकिस्तान के आइन के लिए अच्छे नहीं निकले। आज अगर आप इंतकामी कार्रवाइयाँ करने जाएंगे तो फिर मसाइल होंगे। वही सैफुर रहमान जिन्होंने आसफ अली जरदारी पर मुकदमा दर्ज किए, जब वो गिरफ्तार हुए अदालत में दोनों की पेशी थी, उस दिन जरदारी साहब की थी, तो वो जरदारी साहब के पाँव पड़ गया था। इसकी तो तस्वीरें भी मौजूद हैं। ठीक है, पाँव पकड़े माफ़ी मांग रहा था। तो ऐसी मैं समझता हूँ इंतकामी कार्रवाइयाँ ना की जाएं, जिससे माजी में कोई फायदा नहीं हुआ तो आज क्या फायदा होगा। ये बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं कि यहाँ और एक बात सुन लें, शरपसंद अनासिर के खिलाफ पाबंदी लगाना इसका जरूरी है। एक मैं आपको बताऊं, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये कहा गया कि जी आप अवामी नेशनल पार्टी पर पाबंदी लगा दें, वली खान और बजिंजो साहब और अताउल्ला मैंगल जिसमें सब लोग शामिल थे, उस पर स्टैब्लिशमेंट ने पाबंदी लगवाई। और जैसे ही भुट्टो साहब की हुकूमत खात्मा हुई, सारे लोग अंदर थे, हैदराबाद जेल में थे, और ज़िया-उल हक ने आगे उनको रिहा कर दिया। उस वक्त ना वो गद्दार थे ना कुछ थे। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी मकासद के लिए आप किसी के लिए इस्तेमाल ना हो, आप बैठकर फैसले करें और मुल्क के लिए जो बेहतर है वो करें, बजाय इसके कि आप किसी के लिए इस्तेमाल हो और कल को आप भी फिर उसी लाइन में खड़े हो, फिर ना जमहूरियत हो ना। सर वही हम बात कर रहे थे ना कि खुदा ना खास्ता अगर ये आर्टिकल 6 लग जाता है तो फिर ये इसमें इस रगड़े में तो सब आएंगे और फिर कहाँ का मौशी इस्तेहकाम, कहाँ का सियासी इस्तेहकाम। सर क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूँगी, जिस तरह से फरूक भट्टी साहब से भी हम बात कर रहे थे कि इन अयाम की वसातत से यही दुआ करेंगे कि मुल्क में अमन व अमान भी कायम हो और हमारे सियासी रहनुमा भी इस वाक़या करबला से कुछ सीख सके। सर ये मुझसे सवाल करें। जी सर। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि करबला एक यूनिवर्सिटी है, उससे हमें सीखना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज के जो हुक्मरान हैं वो सीख नहीं रहे कुछ। अगर हम नहीं सीखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम नुकसान करेंगे। हमें सीखना चाहिए। करबला एक बहुत बड़ी दरसगाह है और हमें वहाँ से कुछ तो सीखना चाहिए ना। और अयाम वही हैं, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ना हमारे हुक्मरान सीख रहे हैं उससे, ना अपोजिशन वाले सीख रहे हैं, सारे अपने अपने जो है ना लाइन पर चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अतीक साहब आप क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से? देखिए, बड़ा वाज़ेह सबक है करबला का। हक की बात करने वाले हमेशा जो है वो जिंदा रहते हैं और उनकी जो बात है, उनका जो पैगाम है वो हमेशा जिंदा रहता है। बात जो है वो हक और सच की होनी चाहिए, इससे किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। यही करबला का दर्स है। यही आज है। आप किसी के साथ वक्ती तौर पर ताकत के जरिए किसी को शायद दबाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आपका ही है। हक और सच हमेशा वाज़ेह रहता है और वही उरूज पाता है। यकीनन ऐसा ही है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया। और नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।